आपने क्योंकि थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था कि भई हिंदुस्तान में एक तरीके का लीगल प्लूरलिज़्म है कि भई जो मुख्तलिफ़ जो कम्युनिटीज़ हैं उनके पर्सनल लॉज़ हैं, चाहे वो हिंदू हों, क्रिश्चियन हों, जैन हों, बुद्ध हों, मुसलमान हों और वो सेकुलर जिसे कहते हैं वैल्यू न्यूट्रल जो सेकुलरिज़्म है, वो प्लुरैलिटी से जब इंटरैक्ट करता है, तो उसकी मजबूरी बन जाती है कि मेथोडोलॉजिकली आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा या जो आपका लॉ होगा, वो लीगली प्लूरल होगा। तो इन दैट केस जब मैं सेकुलरिज्म को मैनिफेस्ट होते हुए देखता हूँ हिंदुस्तान में और मैं ये देखता हूँ कि शाहबानो का केस हम दो तरीके से इस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र करेंगे कि एक वो कॉन्टेक्स्ट जिसमें जो पर्सनल लॉज एनश्राइंड है, एक डिबेट इंटर कम्युनिटी जैसे इंट्रा कम्युनिटी विद इन कम्युनिटी रिफॉर्म की हो सकती है अलग से, लेकिन लीगल प्लूरलिज्म और पर्सनल लॉ एनश्राइंड है। और जो इंडियन जिसे कह सकते हैं, आप उसको क्या बोलेंगे, जस्टिस सिस्टम है या जुडिशरी है, वो पर्सनल लॉ को ओवर एंड अबव इंटरप्रेट कर रही है और उस कॉन्टेक्स्ट में इसको अपीजमेंट बोला गया। ये कहां तक जस्टिफाइड है? ये शॉर्ट क्लिप हमारे बड़े वीडियो का हिस्सा है। पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं। शाहबानो का उदाहरण आपने दिया। हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मुसलमानों का तरीका है मेंटेनेंस देने का डिवोर्स्ड वुमेन को, वो बिल्कुल गलत है और उसको बदलना चाहिए फ्रॉम अ ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बेचारी को छोड़कर वो आदमी जा रहा है और उसको और अपने बच्चों को संभालने के लिए उसको कुछ आमदनी की आवश्यकता है और वो बिना देकर वो अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर निकल रहा है। ये उन्होंने कहा कि आधुनिक तरीके से हमें धारा 44 को देखना है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि कहा गया है कि वी शुड हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये जजमेंट आया अप्रैल 1985 में, जबकि राजीव जी तब ही बने थे प्राइम मिनिस्टर। उनका चुनाव हुआ था 31 दिसंबर को, वो जीत कर आए थे। तो दिसंबर और अप्रैल में 4 महीने का अंतर है। उनके जो डायरेक्टर थे माइनॉरिटी अफेयर्स के पीएमओ में, वो एक आईएएस अफसर जिनको मैं स्कूल से जानता हूँ, वजाहत हबीबुल्ला, जो बहुत ही मशहूर सिविल सर्वेंट है, वो थे डायरेक्टर। और उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा कि जबकि राजीव जी ने मुझे पूछा कि हम क्या करें इस जजमेंट के साथ, तो वजाहत हबीबुल्ला ने कहा, और वो कहते हैं अपने आत्मकथा में कि आई सेड दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज स्पोकन and there is no alternative to our following the directions of the Supreme Court. ये उनके मुसलमान अफसर जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स का देखभाल कर रहे हैं, उनका सुझाव है कि आप इसमें अपना दखल न दो, दखल देने से आपको ही नुकसान होगा। लेकिन जो उनको राय मशवरा मिला कि आप इस मामले में दखल न दें, प्रधानमंत्री होने के कारण उन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमान को बड़ा चोट लगा है, तो देखे हैं कि किस किस्म का चोट लगा है। तो उन्होंने कहा कि खुले आम इस पर चर्चा हो। चर्चा शुरू हुई थी 11 मई 1985 को, जबकि बनाटवाला ने एक मोशन पेश किया जिसमें कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको रद्द करने के लिए आप प्रस्ताव लाइए पार्लियामेंट में और हम कानून बनाएं कि उसको हम मानेंगे नहीं। ये देखने पर हमारे आरिफ मोहम्मद खां साहब, जो कि हमारे ही सरकार में मंत्री थे और वो भी गृह डिपार्टमेंट में होम मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, वो गए राजीव जी के पास। उन्होंने कहा कि ये तो उल्मा का कहना है, हम आधुनिक मुसलमान हैं और मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ कि हम कहें कि सब कुछ जो लिखा है मुस्लिम पर्सनल लॉ में वो ठीक है और उसमें कोई बदलाव नहीं आनी चाहिए। तो राजीव जी ने उनसे कहा कि ये आपका राय है, तो जब अगले बार ये सब्जेक्ट आता है पार्लियामेंट में तो आप बोलिए।
तो आरिफ ने कहा कि मैं कैसे बोल सकता हूँ, मेरे मंत्री को, होम मिनिस्टर जो है, उनको इस डिबेट का जवाब देना है और मैं उनका मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूँ और ये एक प्राइवेट मेंबर्स डिबेट है, तो इसमें मैं कैसे भाग ले सकता हूँ। और राजीव जी ने उनसे कहा कि मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप अपनी निजी राय को रखिए सामने, और उन्होंने रखा। तो मैंने पूरा डिबेट पढ़ा। वो डिबेट मई महीने से दिसंबर महीने तक चला, मतलब 7-8 महीने, और उसके दौरान बहुत से लोगों ने भाग लिया और जितने भी मुस्लिम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, आरिफ को छोड़कर, उन सब ने कहा कि हमारा पर्सनल लॉ पर आप लोगों की गारंटी है और इसको हम बदल सकते हैं जैसा कि आपने कहा, लेकिन आप नहीं बदल सकते हो, तो इसको बदलने की कोशिश मत करो। फिर अंत में अंसारी साहब उठकर बोले, वो भी मंत्री थे, तो वो गए राजीव के पास और उन्होंने कहा कि आपने इसके बावजूद कि आरिफ एक मिनिस्टर है, आपने उनको इजाज़त दी है बोलने की, मैं भी मिनिस्टर हूँ तो मुझको भी वो इजाज़त दीजिए। और राजीव जी ने कहा कि आप बड़ी खुशी से जा सकते हो। और वहाँ जाकर अंसारी साहब ने टिप्पणी की, उन्होंने बड़ा क्रिटिक किया आरिफ का, उनको अपने भांजे कहने लगे और अलग अलग तरीके से उनका निंदा किया और कहा कि वो ठीक नहीं बोल रहे हैं। फिर अंत में उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी इसका कुछ हल निकालने के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो मैं बनाटवाला जी से अर्ज करता हूँ कि अपना जो प्रस्ताव है वो वापस लें, क्योंकि मुझको भरोसा है कि जो राजीव जी सोच रहे हैं इसके बारे में वो हमारे पक्ष में होगा या हमारे लिए वो सल्यूशन ठीक होगा। तो इस पर बनाटवाला जी उठे और दिसंबर महीने में उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था मई महीने में, उसको वापस लिया और सरकार पर छोड़ा गया कि वो तय करे कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। और तब राजीव गांधी ने AK सेन, जो उनके लॉ मिनिस्टर थे, उनको बताया कि हल निकालना आपका काम है। तो AK सेन साहब ने हल निकाला। उन्होंने मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स बिल को तैयार किया और तैयार करने पर आरिफ मोहम्मद खां को फोतेदार ने बुलाया। ये मुझे कैसे पता है? क्योंकि आरिफ साहब ने खुद एक इंटरव्यू दिया है जिसको मैंने बड़े गौर से पढ़ा और जिसका जिक्र मैंने लंबे तौर पर अपने पहले किताब में द मेमोइर्स ऑफ अ मैवरिक, उसमें मैंने इसका जिक्र किया है। और हालांकि वो पब्लिश हुआ है कोई 1.5 साल पहले, आरिफ मोहम्मद खान ने नहीं कहा है कहीं भी कि मैंने गलत उनको कोट किया है। तो उनको वो बताते हैं कि फोतेदार जी ने उनको बुलाया और कहा कि राजीव जी चाहते हैं कि आप जाकर सेन साहब से मिले, जो लॉ मिनिस्टर थे। तो आरिफ गए सेन से मिलने और सेन ने कहा कि ये है बिल, इसको आप देखिए। तो क्योंकि आरिफ बहुत ही होशियार लड़का है, उसने एकदम देख लिया कि यहाँ लिखा है कि द सेटलमेंट शुड नॉट बी फॉर द पीरियड ऑफ इद्दत बट विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत, कि ये बदला जा रहा है, नॉट फॉर द पीरियड ऑफ इद्दत बट विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत। तो इसको देखकर वो कहने लगे कि आपने बनाटवाला वगैरह को दिखाया है? और सेन साहब ने कहा कि हाँ मैंने दिखाया है, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है, मैं आपको गुप्त रूप में दिखा रहा हूँ ताकि आप भी मुतमैन हो जाएं। और उसमें ये लिखा था कि अंत में यदि मतभेद रहे बीबी और पुरुष के बीच में, शौहर के बीच में, तो तब मैजिस्ट्रेट तय करेगा कि जो सेटलमेंट किया गया है वो न्यायपूर्वक है या नहीं। ये नहीं कि कोई काजी कहे
कि ये ठीक है या नहीं ठीक है, ये मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाएगा। तो यही दो छोटी चीज बदले गए थे, लेकिन इनका इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा था। एक, नॉट फॉर द पीरियड ऑफ इद्दत बट विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत। दूसरी चीज कि इट विल गो टू अ मैजिस्ट्रेट, नॉट टू अ काजी, एंड देन द जुडिशियल प्रोसेस विल टेक केयर ऑफ इट। इस पर दानियाल लतीफ़ी, जो एक जाने माने मुसलमान वकील थे, उन्होंने अपना स्पेशल लीव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाला कि ये जो बिल है या जो एक्ट बन गया था जिस पर आरिफ मोहम्मद खान ने अपनी इस्तीफा दी, ये एक कम्युनल बिल है और हमें और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1989 से लेकर 2001 तक इस पर गौर किया। अब जल्दी कर देते तो बेहतर होता, लेकिन उनका तरीका ये है। तो पूरे 12 साल गुजरे और उस बीच में राजीव जी की हत्या हो गई। लेकिन अंत में जाकर 19 सितंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि द मुस्लिम वुमेन्स बिल, जो नाम दिया जाता है आमतौर पर, द मुस्लिम वुमेन्स बिल डज नॉट रिवर्स द 1985 judgment. It in fact brings it into effect and is not violative of any provision of the Constitution. और इसको लेकर 2001 से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे जो केसेस अलग अलग हाई कोर्ट्स में हैं वो सब हम देखेंगे, और उस पर उन्होंने ये जजमेंट दिया कि अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम वुमेन्स बिल we will make divorce settlements final. और इसको मुसलमानों ने मान लिया है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा है इस बिल पर कि इसके आधार पर जजमेंट्स हों। तो राजीव ने उससे दिखा दिया था कि you have sensitivity to Muslim personal law, but you take into account that many Muslim women complain that the settlement is not adequate, and that after all, the aim of the Sharia in this regard is to treat women equally and for them to be given two rights which many other Indian women don't have: the right to a settlement during the period of iddat and the right to remarry. Subsequently, there was another article written by a man called Sharif, I think, who now has gone to America. He wrote it in the Indian Express. उसमें उन्होंने कहा कि हमने एक सर्वे किया है और किस सर्वे में देखते हैं कि जबकि तलाक, also somebody who participated in the writing of the Sachar Committee अबू report, शरीफ, Abu Saleh Sharif, हाँ साले शरीफ, अबू साले शरीफ, उन्होंने कहा कि हमने एक सर्वे किया था कि लगता है कि 78% 78% of divorced Muslim women get remarried within 2 years. अब ये तो बाकी समाजों में नहीं है। तो this makes it very special that you make the settlement which is just and is determined by a secular court of justice as being in accordance with the principle of justice, and then you society, Muslim society, gives permission to women to get married again, which is not given in many other societies. It's now becoming more common, but traditionally other religions have not accepted remarriage as a valid, morally correct thing. तो इसको लेकर आज के दिन कहना कि तुष्टीकरण हुआ तब, ये बिल्कुल गलत चीज है। वो इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। हकीकत ये है जो तत्व मैंने आपके सामने रखा है, और ये तत्व कोई भी इसको निगेट नहीं कर सकता। नाउस एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक मीडिया प्लेटफॉर्म है जो माइनॉरिटी और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पर रिसर्च और एविडेंस बेस्ड कॉन्वर्सेशंस को एम्पलीफाई करता है। इसे और मजबूत बनाने के लिए नाउस को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।